आज की जो क्लास है वो है भूगोल पार्ट 1 संसाधन एनसीईआरटी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर करवाएं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पार्ट है संसाधन उसके बारे में हम देखते हैं और कोशिश करेंगे इसके बारे में हम लोग बेसिक डिटेल्स के साथ साथ जो वर्ड मीनिंग को लेकर के जो प्रॉब्लम आएगी उसको भी हम ठीक करेंगे, समझेंगे। और देखो कोई भी चैप्टर को पढ़ने के बाद हम उसे अपने अगर वास्तविक जीवन में भी उसका कुछ हल्का फुल्का कुछ सुधार पाएँ तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारा मकसद सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको वास्तविक जीवन पे थोड़ा बहुत निखारना भी है। तो देखते हैं संसाधन के बारे में हम लोग। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि एक स्टोरी है, ठीक है। एक दादी अम्मा है, एक मोना राजू जो कि अपना घर की सफाई कर रहे हैं। तो वो किसकी मदद कर रहे हैं? एक अम्मा की मदद कर रहे हैं, अपनी अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं। तभी क्या होता है कि उसमें उस रूम में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। एक घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कपड़ा, बर्तन, अनाज, ठीक है, कंघा, शहद की बोतलें, बहुत तरह का जो इतना भी सामान इन्होंने देखा। तो मोना ने पूछा कि इसमें से क्या हर चीज़ ज़रूरी है? तो मोना किससे पूछेंगे? मोना और राजू दोनों अपने अम्मा से बात कर रही है। तो मोना अपने मम्मी से पूछती है, तो अम्मी कहती है हाँ ये क्या है? ये एक संसाधन है। जितने भी सामान यहाँ पे सामानों का नाम है वो क्या है? एक संसाधन का उदाहरण है। तो राजू पूछते हैं अम्मा से कि अम्मा ये संसाधन क्या है? तो देखो अब यहाँ पर तुम्हारा संसाधन से जुड़े हुए जितना भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अम्मा बताती है कि प्रत्येक वस्तु, क्या? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए किया जाता है उससे क्या है? वही संसाधन है। देखो कितना सिंपल शब्द का इस्तेमाल किया गया आपको समझाने के लिए कि कोई भी चीज़ जो जिससे तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है वो संसाधन है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं इस फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैं पेन टेबलेट पे लिख रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए ये दोनों ही मेरे लिए संसाधन है। हालांकि हमेशा ही संसाधन रहेगा, लेकिन अभी आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो पेन टेबलेट से मैं जो लिख रहा हूँ और जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दोनों ही संसाधन है, क्योंकि इससे मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो आप इन्होंने ये अब कहते हैं कि देखो अपने चारों ओर देखो, निरीक्षण करो कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। मैंने कि आप जब देखोगे ना तो अपने चारों ओर हर तरह आपको संसाधन के कुछ न कुछ प्रकार दिखेंगे। जैसे स्कूल से घर पहुंचने में क्या क्या आप संसाधन इस्तेमाल करते हैं। जब आपको पानी प्यास लगता है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल से जब आप घर आते हैं, घर से जब आप स्कूल या फिर स्कूल से जब घर आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ आपको देखने मिलता है? ऑटो रिक्शा, या फिर जो बुक दुकान है, या फिर बहुत सारे आपको दुकान दिखते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं बहुत सारे चीज़ों के साथ। तो वो सब क्या है? संसाधन है, क्योंकि उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग अपने ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं, अपने लाइफ को आसान कर रहे हैं। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपकी आवश्यकता मतलब क्या? अब मान लो कि मेरे को ये पेन टेबलेट की ज़रूरत था, अभी मेरे पास है, तो क्या है? मेरा काम को ये आसान कर रहा है, ठीक है, और इससे मुझे फ़ायदा भी हो सकता है। तो जो आपके काम को वैसा आसान कर दे और जो आपको बदले में हो सकता है प्रॉफिट भी दे, तो वो क्या है? वो सब संसाधन है, ठीक है। आप देखते हैं जैसे आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्हें जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो क्या है? वो एक संसाधन है। तो देखो अभी मैं जो बात कर रहा था मैं, ये टैबलेट पेन, ये तो क्या सब सब डिजिटल चीज़ है। पर यहाँ पे देख रहे हो हम बात कर रहे हैं साग सब्जी के बारे में, तो इसको भी सफाई संसाधन कहते हैं। तो ऐसे में अब संशोधन का जो दायरा है वो बढ़ेगा कि एक्चुअली में और किस किस चीज़ को संशोधन करते हैं। तो देखो मैंने तो पहले ही कहा जो आपका आवश्यकताओं को पूरा करे वो सारा चीज़ संसाधन है। तो ये यहाँ पे देखो आगे लिख रही है बुक जो है, बता रही है आगे क्या कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, है ना, पाठ्य पुस्तक, ये सभी क्या है? एक जैसा? क्या एक जैसा है क्या? तो एक जैसा तो नहीं है, सब अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि ये सब उपयोगी है। ये सब क्या करते हैं? हम उपयोग करते हैं अपने काम के, अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ का उपयोगिता एवं प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब एक जो कोई भी पदार्थ हो उसका उपयोगिता कैसे करें या फिर उसको किस तरह से हम लोग उपयोग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का संसाधन है, और वही उसे संसाधन का जो डेफिनेशन है उस पर फुलफिल कराती है। जैसे राजू आप जानना चाहता था, ठीक ठीक है, अब राजू अपने अम्मा के साथ बातचीत कर रहे हैं ना, तो अब राजू जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, कैसे मालूम चलेगा कि वो संसाधन है। जैसे कि मैंने पहले तो ऑलरेडी आपको बताया, फिर भी यहाँ पे एक राजू सवाल कर रहा है
कि संसाधन कैसे मान लिया जाए कि हाँ ठीक है, जैसे कि ये बुक आप पढ़ रहे हो ना, ये बुक, तो ये बुक क्या एक संसाधन है? तो मैंने तो पढ़ा पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के संसाधन है। तो पाठ्य पुस्तक का संसाधन है तो ये पूछ रहा है कि ये संसाधन कैसे है, क्यों को जवाब देना है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया क्या कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है, यानी बनती है या फिर कहो कहलाती है, जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य, अब मूल्य क्या, मूल्य का मतलब क्या, सिर्फ पैसे? मूल्य का मतलब सिर्फ पैसे? तो मूल्य का मतलब सिर्फ पैसे नहीं हो सकते हैं। मूल्य, वैल्यू सिर्फ पैसा नहीं हो सकता है। वैल्यू हो सकता है जिसको मदद, जब आप किसी चीज़ का मदद लेते हैं और कोई काम को करते हैं तो वो भी एक्चुअली हम उसे वैल्यू दे रहे हैं या फिर हमको उससे वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो जब उसका कोई मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इस मूल्य को प्रदान करता है। देखो क्या बोला, इसका प्रयोग, जब हम किसी चीज़ को प्रयोग कर रहे हैं या फिर इसका उपयोगिता, इसको उपयोग कर रहे हैं तो इसका मूल्य प्रदान करता है, हमको कोई वैल्यू देता है। ठीक है, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, अम्मा जवाब देती है को कि सभी संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे मैंने पेन टेबल के बारे में, जैसे मोबाइल के चार्जर, ठीक है, घर में दिख रहा होगा कि बुक, अभी सैनिटाइजर खूब है, सैनिटाइजर, ठीक है, मास्क, ये सब क्या है, संसाधन है अभी। लेकिन कि सबका क्या है, सब आवश्यकता है और सब क्या है, आपको एक वैल्यू देता है। तो मूल्य का अर्थ जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। अब देखो, कुछ क्या होता है आर्थिक मूल्य, यानी कि उसमें पैसे लगते हैं, और कुछ का पैसे नहीं लगते। अब इसको भी अलग अलग तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि साग सब्जी जो है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। पर मान लो कि अगर आप अपने ही घर पे कोई आम का पेड़ लगाएं, या फिर आपने उसको नहीं भी उगाया हो, पर अगर आपके बगान में हो या फिर आपके आसपास हो, तो आप उस आम का फ्री में यूज़ तो कर रहे हैं, फल तो फ्री में खा रहे हैं, ना। लेकिन फिर भी अगर दूसरा कोई उससे खरीद ले तो उसको मूल्य चुकाना होगा। तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ों का मूल्य हमें चुकाना पड़ता है, कोई चीज़ का मूल्य नहीं भी चुकाना पड़ सकता है, पर दोनों ही संसाधन कहला सकते हैं या फिर कहलाते हैं। तो कुछ संसाधनों का क्या होता है, आर्थिक मूल्य नहीं भी होता है। जैसे मैंने समझाया, इसमें बहुत सारे तरीके का आ जाएंगे, आगे हम देखते आएंगे। तो जैसे कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु जितने भी लोहा से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, अब लोहा, गोल्डन, ये सब गोल्ड वगैरह जितने भी चीज़ है, मेटल, वो सबका क्या होता है, मूल्य होता है। पर मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। मनोरम भूदृश्य मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है, जब हम संसाधन के बारे में पूरी बात करेंगे। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है, पर एक का हम यहाँ बताने का वैल्यू है, आर्थिक मूल्य है, यानी कि उसको कमर्शलाइज किया जा सकता है, और दूसरे का मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है ये। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कुछ संसाधन क्या होता है, कुछ संसाधन के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती है। कुछ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। तो ये बहुत ही एकदम सही एग्जाम्पल है कि मान लीजिए घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा चाय मधुरी डाल के पियो, सर्दी जुकाम से बचना तो तुलसी का पत्ते डाल के पियो। तो ये क्या है, ये एक आइडिया है, आइडिया ही है ना। तो आइडिया का बदले में पैसा मिले ये जरूरी नहीं है कि अगर आइडिया ओल्ड होता हो, ओल्ड ओरिजिन से आता हो। जैसे कोई आइडिया, जैसे कि अगर आप अपने दोस्त को ये बताते हैं कि भाई तू ये बुक पढ़, इससे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तो अगर आप उसको ये आइडिया दे रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू तो नहीं है, मतलब पैसा तो नहीं लग रहा है उसके लिए, पर उसका क्या है, मूल्य है, वो मूल्य तो है ना। अब उसको तो वैल्यू दे रहा है ना, वो आपका आइडिया पे ही तो चल रहा है ना, तो वैल्यू है उसका, पर उसका कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि वे पेंटेड करवा ले, इसी आइडिया को पेंटेड करवा ले, आप पेंटेड का मतलब समझाते देखो यहाँ पे, पेंटेड का मतलब होता है कोई भी विचार या फिर कोई भी आविष्कार, इसका मतलब कोई भी आइडिया या फिर कोई भी इन्वेंशन, आविष्कार का एकमात्र अधिकार हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप टी सीरीज को तो जानते होंगे ना, टी सीरीज जो गाना वगैरह बहुत ज़्यादा निकालती है। यहाँ अगर आप लोग इसके गाने को अगर अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे डालोगे ना, तो टी सीरीज आपको क्लेम कर देगा और आपका गाना या तो यूट्यूब उस प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जाएगा, या फिर आपको जो भी उसमें प्रॉफिट मिलेगा सारा प्रॉफिट आपको टी सीरीज को देना पड़ेगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास वो राइट्स है, वो जो गाना लिखे गए ना, जो शब्द हैं, वो शब्द परमानेंटली ये खरीद लिए लाइफ टाइम के लिए, ये इसका है, इसको शब्दों को अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, अभी के टाइम पे शब्द भी बिकते हैं, या फिर उसमें एकाधिकार होता है कि ये जो मैंने शब्द बोल दिया वो अब मेरा है। हालांकि ये बहुत ही अजीब सा कानून है, विचार को पेंटेड करना, क्योंकि एक ही टाइप के विचार बहुत लोगों को
आ सकते हैं। जैसे मान लो कि एक टाइम पे, दो ये बुक्स उड़वा नहीं है पर आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको जानने के लिए इंटरेस्टिंग है। आविष्कार हो सकता है कि एक टाइम पे बहुत सारा आदमी एक जैसा आविष्कार नहीं करता हूँ, पर विचार जो है वो एक ही टाइम पे बहुत लोगों के साथ पास आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक जैसा परिस्थितियाँ बनेंगी बहुत लोगों के साथ एक साथ, तो विचार भी लोगों को एक जैसा आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जिन्होंने पहले अपना विचार व्यक्त करेगा उसको मिल जाएगा पेटेंट। तो ये थोड़ा अनफेयर मुझे लगता है। ठीक है, अब तो पेटेंट का मतलब समझ गए कि एक आता है विचार और आविष्कार को पेटेंट करते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, देखो मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाने वाले जो दवा होते हैं उसमें क्या होते हैं कि वो क्या होता है कि जैसे एक दवा जो कंपनी बनाया उसको दूसरा कंपनी नहीं बना सकता जब तक ये पेटेंट कंपनी जो होता है उसको ये नहीं बोलता कि ठीक है आप बनाओ। जब तक पेटेंट करने वाले कंपनी अगर उसे परमिशन ना देता तो वो दवा को बना भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह का इसका मिसयूज भी खूब होता है पेटेंट करने को लेकर के। तो आगे आप पढ़ो जब बड़े हो जाओगे तो कि पेटेंट का मिसयूज कैसे होता है वगैरह वगैरह, और ये ज़रूरी भी क्यों है इसको लेकर भी। अब देखो समय और प्रौद्योगिकी दो, समय मतलब तो होता है टाइम, प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसा कि मैं जिस टाइप से इस्तेमाल करता हूँ ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर देता है या फिर कर सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग मतलब इंसान भी खुद एक संसाधन है, जिससे लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, ठीक है, और खोज ही है जो उसे अधिक संसाधनों की रचना कराते हैं। यानी कि देखो अगर बहुत सारा संसाधन ऑलरेडी है, जैसे लोहा हमारे पास तो बहुत धरती में बहुत पहले से था, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे हुआ, कौन किया? तो इसका इस्तेमाल तो कौन किया? मनुष्य किया ना। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस किस जगह पे इस्तेमाल करना है, इस तरह का आइडिया तो मनुष्य के पास एक चीज़ है जो उसके पास है आइडिया, आविष्कार कर सकते हैं वो आइडिया के बदौलत। ठीक है, प्रत्येक खोज जो भी हुआ है उसमें क्या होता है, आविष्कार से बहुत ही अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आँख की खोज से खाना पकाने की पद्धति, ठीक है, अन्य प्रक्रियाओं में प्रचलित हुआ। जबकि आज पहिए का आविष्कार उस समय जब हुआ था तब कितना बैलगाड़ी मान लो हाथ से हाथ या फिर गधे गाड़ी, पर आज के टाइम में देखो उस पहिया का कितना बहुत ही फास्ट उपयोग हो रहा है, बहुत ही जगह हो रहा है। परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ था उस समय जब पहिए का आविष्कार हुआ था। अब जल विद्युत बनाने के लिए भी दो पहिए का इस्तेमाल होता है बहुत जगह पे। ठीक है, बहते हुए जल में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपाय होता है। तो आप सोचो कि भाई बहते हुए पानी में कैसे पहिए का इस्तेमाल होता है, तो समझा देता हूँ यहाँ पे। मान लो यहाँ से बारिश हो रही है, या फिर सॉरी बारिश नहीं, मेरे को कोई डैम से पानी इस जगह पे बहाया जा रहा है। यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है जिसके यहाँ पे बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं। अब ये जब जो पानी की धारा है जब इस टरबाइन से टकराती है ना, तो ये टरबाइन घूमता है और यहाँ पे पीछे एक मोटर लगा होता है, मोटर डिवाइस, और यहाँ से वो बिजली निकल के, ठीक है, बिजली निकल के यहाँ पे घरों तक पहुँच जाती है। समझ में आया आपको? तो ये था उपयोग इसका, पानी से कैसे बनाते बिजली। अब संसाधनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, देखो समानता संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित, ठीक है, मानव में वर्गीकृत किया गया है। तीन तरह का में बोला गया, किसमें? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक संसाधन बहुत ही आसान है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, प्रकृति मतलब नेचर से, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब इस अधिकांश संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, मतलब बिना इसको कोई चेंजेस किए भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे सूखी हुई लकड़ी को जलाने के लिए हम लोगों को चेंज करना पड़ता है क्या? कोई नहीं। जैसे अब ये बोल सकते हो, जैसे हम पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल भी प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि नेचर से निकलता है। तो जब उसको निकालते हैं तो क्या उसको डायरेक्ट गाड़ी में डाल देते हैं? नहीं, उसको रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके उसमें बहुत सारा चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी है। अब आपको इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ लड़की लोग के लिए कि जितने भी लड़कियाँ या फिर लड़के या फिर वैसलीन वगैरह लगाते हैं ना, या फिर कोई भी ब्यूटी क्रीम लगाते हैं, तो उसमें वो जो जेली से जिस तक कि थोड़ा सा क्रीम पूरा बॉडी में जिस तरह मिल जाता है ना, तो उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है। तो वही जो कच्चा तेल को निकाल के रिफाइन किया जाता है ना, फिर वहीं से वो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो रिफाइन करने का और भी फ़ायदा ये है कि उसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। तो ये है प्राकृतिक संसाधन। क्या है भाई? तो जो संसाधन प्रकृति में प्राप्त होता हो और इसका अधिक से अधिक संशोधन किए बिना ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमारी नदियाँ, झील, मिट्टी, खनिज, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है।
ठीक है। संसाधनों में से बहुत से प्रकृति में निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क मतलब क्या? फ्री। तो यही मतलब हवा का पैसा लगता है, पानी का पैसा तो नहीं लगता। वो बदला गया कि अभी का समय हम लोग पानी को भी कमर्शलाइज कर दिए हैं। पानी भी अब हम बोतलों में खरीद ले हैं। तो अब ये पता नहीं इस पानी को अभी डिफिनेशन में अब सटीक हो या नहीं हो। एक्चुअली प्राकृतिक रूप में तो पानी फ्री ही है, लेकिन अभी कमर्शियल जो मानव निर्मित रूप में जो पानी को भी अभी के टाइम में हम लोग दो कैटेगरी का संसाधन बना दिए हैं। देखो ये जो बात बता रहा हूँ ये बुक से रिलेटेड नहीं है, मैं बता रहा हूँ इन जनरल की बात कर रहा हूँ। तो जल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जल क्या है? एक प्राकृतिक है, जिसका प्राकृतिक संसाधन है, जिसका पैसे उसका कोई मूल्य नहीं है, मैंने मूल्य से हम नहीं खरीदते हैं उसको। पर आज के डेट में हम लोग पानी मूल्य दे के खरीदते हैं। मानव निर्मित जब से जो जो पानी को मानव निर्मित द्वारा बनाया था, अब पानी को ही बनाया नहीं जाता है, पानी तो प्रकृति से आती है, उसको जो फिल्टर वगैरह कर करके जो बेचा जाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको सीधे उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है ना। अब कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, का सबसे अच्छा तरह का उपयोग करने के लिए जैसे औजारों प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप क्या है? नवीनीकरण और अनवीनीकरण। इसका मतलब हम समझेंगे, नवीनीकरण मतलब कि जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनवीनीकरण जिसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी, अभी के समय में पानी अगर हम नाला से बहा दें घर का इस्तेमाल करने के बाद, तो उसको हम दोबारा रिफाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पेट्रोलियम अगर जो पेट्रोल को गाड़ी को हम लोग जला देते हैं, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एक हुआ नवीनीकरण, एक होता अनवीनीकरण। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट में आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नवीनीकरण कैसे करते हैं। तो वही संसाधन जो क्या शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाता हूँ, मैंने अपने आप को ठीक कर लेता हूँ, हो सकता है, और या फिर हम लोग अभी इंसान द्वारा ठीक कर दिया जा रहा है। इसमें से कुछ असीमित है, जैसे उस पर मानव प्रक्रिया का प्रभाव नहीं होता हो। जैसे सूरज पे मानव का आपको प्रभाव नहीं होता, पवन ऊर्जा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे जल, मिट्टी, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग, ठीक है। अब जैसे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देंगे तो पानी भी खत्म होगा। मिट्टी ख़राब होती है, जैसे पता है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर अगर हम लोग डालेंगे, साइंस में अगर हम जो मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद डालेंगे, तो उससे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है। वन अगर पूरा काट देंगे तो वन को इतना जितना बड़ा मात्रा में वन काटेंगे उतना बड़ा मात्रा में तो नहीं लगा सकते हैं ना वापस, और लगाने का कोई कोशिश भी नहीं कर रहा आजकल के टाइम में। तो देखो, अगर समझदार बनो, अपने आप बगान में आसपास में जरूर 1-2 पेड़ लगाया करो। ठीक है, तो लापरवाही से किया उपयोग इसके भंडार को प्रभावित करता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है। तो पानी ऐसा लगता है ना कि वो असीमित तक नवीनीकरण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में भी जल की कमी होती है। जल स्रोतों में अगर आप देखो, अगर इसको समझोगे तो नदियाँ सूख रही है ना, तो पानी की तो कमी हो ही रही है। पर कुछ लोगों को लगता है पानी अनलिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब अवनवीनीकरण क्या होता है? तो वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, ठीक है, सीमित है, जैसे पेट्रोल, ठीक है, कोयला। अब भंडार के एक बार समाप्त होने पर इसको दोबारा से नहीं किया जा सकता है। इसको दोबारा से पूरित होने में क्या आता है? हजारों साल लगते हैं इसको दोबारा से बनने में। यह मानव अवधि जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। अब मान लो एक मानव का अवधि का कितना, 100 साल जी लोगे हद से हद, अभी के टाइम में तो उतना भी नहीं जी पाओगे। 100 साल भी जी लिए तब भी तो क्या, लेकिन कोयला बनने में तो 1000 साल लगता है ना। तो अगर एक बार आप ख़राब कर दिए हैं, कोयला ख़त्म कर दिए हैं, तो दोबारा आपके 15-20 जनरेशन, 25-30 पता नहीं कितने जनरेशन भी आपको कोयला मिलेगा नहीं। तो आगे देखते हैं। संसाधन तो संसाधन अनवीकरण का मतलब समझ गए, कोयला, पेट्रोल, है ना, प्राकृतिक गैस, इसके बहुत सारे उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों को विविधता से होने के कारण संसाधनों का वितरण समान होता है। अब मानव निर्मित संसाधन, जैसे हम लोग बोला ना, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: मानव निर्मित, प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल्य रूप से बदल दिया जाता है। हाँ, ये भी एकदम सही बोल रहे हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बोला कि पेट्रोल जो हम निकालते हैं, जो हम गाड़ी में डालते हैं, वो एक्चुअली पेट्रोल नहीं होता है, वो होता है कच्चा तेल। उसमें बहुत सारी चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसका हम लोग जब उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें से एक यूनिट होता है वो पेट्रोल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है लो अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं होता जब तक लोग उससे लोहा नहीं बना देते। देखो लो अयस्क
अब लोहा अयस्क आप देखोगे कि हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं जब तक उसको लोहा नहीं बता। लोहा अयस्क में क्या होता है, बहुत सारा चीज़ मिला हुआ रहता है। लोहा अयस्क में सिर्फ लोहा नहीं होता है, और भी चीज़ होता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं। मानव निर्मित संसाधन का नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग, देखो समझ रहे हैं यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जब मानव निर्मित मशीन या फिर मानव निर्मित सड़क या फिर मानव निर्मित पुल में हम करते हैं तो उसी को बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो ध्यान देना, यहाँ पे है मानव निर्मित संसाधन, पर ये किससे बन रहा है, प्राकृतिक संसाधन से, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या बनाते हैं, मानव संसाधन बनाते हैं, ठीक है। ये कौन कहते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। तो हाँ, राजू ने स्वीकृति से सिर हिलाया, मुंडी हिलाते बोला हाँ ठीक बोल रही है, ठीक बोल रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मानव संसाधन, तो लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति में सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तब जो, एक मिनट, शायद मैंने गलती पढ़ दिया। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान हो। हाँ, ये बात भी है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं पेट्रोल से क्या बना सकता हूँ तो मैं पेट्रोल से गाड़ी नहीं चला सकता। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स है जिसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। तो ओहो, एक मिनट, हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, थोड़ा बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा था। चलो, यहाँ पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जिसे हमें देखना चाहिए। ये कहते हैं, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन का तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, ठीक है, से है। यानी कि मानव संसाधन का मतलब क्या है, मानव की जनसंख्या और उसकी योग्यता से इसका हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के लिए संदर्भ में लोगों को मतभेद हो सकता है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव की कुशलता ही, माने कि मानव का जो टैलेंट है, टैलेंट से ही जब कोई पदार्थ को हम लोग मूल्यवान बना देते हैं, जब कोई पदार्थ को मूल्यवान बना देते हैं तभी तो वो संसाधन कहलाने लायक होती है। जब उसका वैल्यू ही हम नहीं दे पाएंगे तो कैसे मूल्यवान होगी, समझ रहे बात क्या हो। चलो, तो अब यहाँ पे तो प्रौद्योगिकी की उपलब्धता हो, है ना, इसलिए मुख्य मनुष्य एक क्या विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, ठीक है। लोग मनुष्य संसाधन है, लोग क्या मनुष्य संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोग को बहुत बहुमूल्य संसाधनों बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के लिए निर्माण में समर्थ होने वाले के लिए लोगों को कौशल में सुधार करता है, मतलब एक्सपीरियंस। मानव संसाधन विकास कहलाता है ये, ठीक है। संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है, तो मोना जो है एक सपना देखती है, ठीक है। वो देखती है कि पृथ्वी पर क्या था, सारा जल सूख गया है। देखो, अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत वाट लग जाएगी हम लोग की, ठीक है। सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर ना तो छाया ही है थी और ना ही कुछ खाने पीने ही था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन की और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे आदमी, ठीक है, लोग, ठीक है। अब उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है। तो अम्मा क्या बोलेगी, बिल्कुल हाँ, ऐसा सच हो सकता है, क्योंकि अभी के टाइम जिस तरह के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन का, तो वो दिन दूर नहीं जब ऐसा सोच हो जाए। बस तुम इतना ही कर सकते हो कि अपने स्तर पे पेड़ पौधे लगाओ, पानी का कम इस्तेमाल करो, बिजली कम इस्तेमाल करो, क्योंकि बस इतना दुआ करो कि हम तुम्हारे जीते जी ऐसा नौबत ना आए, ठीक है। तो हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया कि हाँ हो सकता है। यदि हम नवीनीकरण साधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। नवीनीकरण मतलब क्या है, जिसको हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं,
ठीक है। और अनवीनीकरण साधारण निश्चय ही समाप्त हो सकता है, निश्चय समाप्त हो सकता है, और बहुत सारे जगह पे अनवीनीकरण जो संसाधन है वो समाप्त हुए भी हैं, या फिर बहुत कम हो गए, बचा नहीं है अभी। राजू ने पूछा तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो अमर उत्तर दिया, क्या आप अपने दोस्तों से क्यों बात नहीं करते इस बारे में? ठीक है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिपीट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और इन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या ध्यान देना। देखो यहाँ पे पोषणीय, ठीक है, यहाँ देखो सतत पोषणीय। अब सतत का मतलब अलग अलग सब जगह पे अलग अलग मतलब होता है। ठीक है। इसको मतलब क्रमबद्ध पोषणीय मतलब कि लगातार विकास कहलाता है। ठीक है। उसको बैलेंस रखे अगर हम आगे बढ़ते रहें, उसको बिना लुप्त किए, तो उसको सतत पोषीय विकास कहलाता है उसको। संतुलन बनाने से मतलब क्या है कि अगर हम जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उतना पानी को वापस रिसाइकिल करके वापस धरती पे हमें देना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज़ को अंधाधुंध किसी भी तरह से इस्तेमाल करके उसको ख़त्म ही कर दें। फिर जो सपने वाली बात है ना मोना का, उसको सच होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। तो संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं। अब इससे अनेक तरीके में क्या क्या हो सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम से कम करेगा, तभी इसको हम लोग बहुत लंबा टाइम तक चला सकते हैं। ठीक है। पूर्ण चक्रण और पूर्ण उपयोग द्वारा योगदान में दे सकते हैं। पूर्ण चक्रण मतलब कि एक चीज़ को जिसको हम लोग दोबारा, जैसे रिसाइकलिंग पानी का हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत जगह पर हमने न्यूज़ सुना होगा कि हम लोगों ने बाथरूमों का सीवेज का पानी को भी हम लोग पीने लायक बना दिया है भारत में। ऐसा अगर आप गूगल में सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये सभी सजीव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। उस शाम बच्चों और उनके मित्र ने पुराने समाचार पत्रों को व्यस्त वस्त्रों और बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदी। एक मिनट, थोड़ा ऑडियो में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा था, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। ठीक है। तो कहाँ पढ़े थे हम लोग? हाँ, शाम को बच्चे क्या करते हैं? पुराने समाचार पत्र, वस्त्र और क्या बांस की डंडी, ये सब लिफाफा लेके सबका एक थैला बनाया। ठीक है। मौलाना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक नाम है, क्या है? मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना है और पृथ्वी को सजीव रखना ये बहुत ही अच्छा कार्य है। कैसे? तो देखो यहाँ पे जब हम लोग थैला बनाया तो थैला में से वो लोग एक भी आलतू फालतू सामान का इस्तेमाल नहीं किया। वो सब क्या प्राकृतिक संसाधन, जिससे प्रकृति को डैमेज भी ना हो, ऐसे सामान का इस्तेमाल किया वो लोग। ठीक है। अब जेप्सी ने क्या कहा? तो जेप्सी कहता मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। क्यों? क्योंकि वो कागज़ किससे बनता है? पेड़ से। कागज़ बनाने के लिए पेड़ को बहुत काट दिया जाता है। तो अगर कागज़ का इस्तेमाल कम करोगे तो क्या होगा? पेड़ भी कम कटेंगे और क्या। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया जो मैं सतत पोषीय विकास कैसे करते हैं। तो ठीक है। तो जीवन के सभी रूपों के आदर और देखभाल, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। ठीक। पृथ्वी की मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन रहना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। समुदाय मतलब अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लोगों को ये जागरूक करना कि प्रकृति को बचाना कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हमारे पृथ्वी और निवास करने वाले लोगों को भविष्य पेड़ पौधे पर परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारे कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग सतत पोषीय हैं। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि कम से कम किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम कम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो ये आज का जो चैप्टर था बहुत ही छोटा था,
और बीच में दो एक दो बार ऑडियो को लेकर के प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण एक दो बार थोड़ा इस चैप्टर 6 रिकॉर्ड हो नहीं पाया, उतनी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया जितना अच्छा सा मैं चाह रहा था। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढिएगा, तो आपको हो सकता है कि अभी नहीं, लेकिन अगर कुछ समय बाद जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में इस जितने भी इसका क्वेश्चन आंसर है सब डाल दिए जाएंगे। और हम जल्दी अपने ऐप के साथ भी लौटेंगे। और तब तक के लिए हाँ, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा आपका चैनल है ये स्पेशली डेडिकेटेड है हिंदी बच्चों के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इंटरनेट पे हिंदी बच्चों के लिए कंटेंट कम है। और भविष्य में यहाँ पे मैंने कहा है कि जितना भी कोर्सेज है उसके पूरा का पूरा ग्राफिक्स डिज़ाइन के तहत कोर्स होंगे हिंदी में, ज़बरदस्त एकदम देखोगे मज़ा आ जाएगा तुमको। और इतना कम फ़ी होगा इस बैच में, जो कि ऑनलाइन पेड होगा, इतना कम फ़ी होगा, इतना कम कि जितना जितना को आप महीने के समोसे खा लेते हैं ना, फ़ी उससे भी कम होने वाला है। ठीक है, तो अभी उसके लिए बहुत समय है, क्योंकि अभी तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण उतने ज़्यादा कोर्सेज पे भी उतना ज़्यादा लोडेड नहीं है। तो ये हम कोर्स बनाएंगे एक्चुअली हम इस साल के दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में 12वें महीने में, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 2 महीने में हम ये पूरे कोर्स करवाएंगे, बहुत सारे का सारे रिपीट, ताकि मार्च में जब आप एग्ज़ाम दो तो आपको सब कुछ याद भी रहे। और बहुत ही शॉर्ट टाइम, बहुत ही अच्छे तरह से कोशिश करेंगे कि इस तरह के कोर्सेस हम लाएं आपके लिए। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए ई कैप्सूल। अगर आपके दोस्त नहीं जुड़े हुए हैं तो उनको दोस्त को जोड़िए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।